क्वेश्चन, एक 100 ओम रेजिस्टर है कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। देखो जिस क्वेश्चन में जिसको डाउट होगा तुरंत रोक के पूछ लेना, यही तो डाउट आज क्लियर हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, नया यूनिट शुरू होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7.1। चलो इसका 7.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू 100 ओम, उसके बाद दिया हुआ है वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट और दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अच्छा एक बात बताओ, वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा नहीं है, तो उसको हम कौन सा मानेंगे, आरएमएस। अगर ये मैक्सिमम होता तो लिखा होता वहां पे मैक्सिमम, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये आरएमएस। अब इसमें और कुछ दिख रहा है क्या, इंडक्टर या कैपेसिटर कुछ लगा है नहीं, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जो लगा हुआ है वही इसका टोटल रेजिस्टेंस है। और करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ओम लॉ, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमारे इस सर्किट में वोल्टेज कितना है, ERMS, तो करंट भी क्या निकलेगा, IRMS इनटू रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला हमने लगाया। अगर मैक्सिमम करंट रखोगे, सॉरी वोल्टेज रखोगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, एवरेज रखोगे तो ये एवरेज मिलेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आरएमएस, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू हमने पुट कर दी 220 इक्वल्स टू IRMS, आर को नीचे ले आते हैं 100, तो IRMS इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 2.2 एम्पियर। तो पहला वाला काम खत्म। अब उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, एक फुल साइकिल में कितना पावर मिलेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V into I या I स्क्वायर R। अब आप बोलेंगे सर वहां पे तो एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। मेरा माने कि इस फॉर्मूले को मैं लगाऊं, तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जब लगा होता है सर्किट में, तब करंट और वोल्टेज के बीच क्या होता है, फेज डिफरेंस, जीरो। तो cos फाई की जगह क्या आ जाएगा, cos जीरो यानी कि 1। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, P इज इक्वल टू VI, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, याद आ रहा है, P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट। चार्ज क्वालिटी फैक्टर, Q वैल्यू यानी क्वालिटी फैक्टर, Q वैल्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल, ये भी खत्म। अब इसके बाद है 7.2। तो ये दोनों में किसी को कोई समस्या, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वाला, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी, ये देखो इसमें कौन सा वोल्टेज दिया है, मैक्सिमम। इसमें आप लोग इसको आरएमएस मत लिख देना, क्योंकि लिखा है द पीक वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, इसके बाद बी पार्ट क्या है इसका, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पीयर, व्हाट इज द पीक करंट। चलो निकालो पीक। अभी यहाँ पे बैठ, अभी क्या कर रहा है, किसी को देखना है। और लोग ई नॉट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट गलत नहीं है, हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट आपको दिया है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आरएमएस वोल्टेज पूछ रहा है, तो पीक वोल्टेज ऑफ एन सप्लाई इज दिस,
और इसमें पूछा है आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस और मैक्सिमम के बीच में क्या कनेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज और पूछा है आरएमएस वोल्टेज। मैक्सिमम और आरएमएस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम करंट अपॉन √2 और ई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2। क्वेश्चन में आपको बोला है मैक्सिमम वोल्टेज इतना है तो आरएमएस वोल्टेज निकालो। ये फॉर्मूला मैंने आपकी शीट में नहीं लिखा है जानबूझ के, ये लिखा होगा देखो शीट में, ये रखिए शीट आपकी। तो यहाँ से बच्चे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो टी वोल्टेज व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। उसके बाद दूसरा है अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट किसी सर्किट में 10 एम्पियर है, किसी सर्किट में आई आरएमएस दिया हुआ है 10 एम्पियर, इस सर्किट का मैक्सिमम करंट निकालो। क्या है इस क्वेश्चन में? आपको बोल रहा है कि अगर आई आरएमएस की वैल्यू किसी सर्किट में 10 है तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालो। लिखा जाएगा ये, फटाफट कैलकुलेशन करना है, रुकना नहीं है, स्पीड में आंसर बताते जाना है, जिसका आंसर आते जाएगा। ये पहले वाले का आंसर आया किसी का? कितना? 212.1। ठीक है, और इसका हाँ 10 × 1.14। चलो क्वेश्चन नंबर 3। एक 44 मिली हेनरी का इंडक्टर है और ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। तो फाइंड करना है आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। चलो क्वेश्चन में क्या है गिवन है? सबसे पहली वैल्यू आपको गिवन है 44 मिली हेनरी। लगता है किसकी वैल्यू है? किसको रिप्रेजेंट करूं मैं? ये इंडक्टर है, जैसे कैपिटल सिंबल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से, इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करना है? L। ये आपको L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 44 मिली हेनरी या 44 × 10⁻³ हेनरी, मिली को 10⁻³ इसके बाद क्या दिया हुआ? इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं मैक्सिमम वोल्टेज है कि आरएमएस है कि एवरेज है, क्या मानोगे इसको? आरएमएस ही मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा था ना पीक वोल्टेज, या कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये हमारी आई आरएमएस की वैल्यू, सॉरी ई आरएमएस की, ई आरएमएस इज 220 वोल्ट। इसके बाद देखो हरिता क्या दिया? 50 हर्ट्ज दी, किसकी वैल्यू है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से, स्मॉल एफ। ये दिया हुआ है हमारे पास 50 है। गुड। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? डिटरमिन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। अब सर्किट में आपको आई आरएमएस निकालना है, तो सर्किट में अगर आपको आई आरएमएस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस को निकालना है। फॉर्मूला याद करो ना, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता है उसमें ये फॉर्मूला, और जिसमें रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टर या कैपेसिटर भी लगा हो या दोनों साथ में लगे हो उनके लिए फॉर्मूला हो जाता है आई जेड। तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? ई अपॉन जेड। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लिखते हैं? जेड। याद रखना सिर्फ रेजिस्टेंस दिया होगा ना तो ये फॉर्मूला से काम चल जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ में एल या सी भी लगा हुआ है तो आपको नीचे क्या लिखना होता है? जेड। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाता है, जिसको हम इंपीडेंस कहते हैं। और इस जेड का फॉर्मूला है क्या? ई आर एन एस। जेड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस, देखो आपकी शीट में लिखा हो, बताओ। हाँ, अब एक्सेल और एक्सी कैसे? एक्सेल तो हमको निकालना नहीं क्योंकि सर्किट में कैपेसिटर लगा ही नहीं, तो इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो? 0। लेकिन एक्सेल आपको निकालना पड़ेगा। आपकी शीट में देखो एक्सेल निकालने का फॉर्मूला होगा हाँ ओमेगा एल। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेल को, पहले ये होता है ओमेगा एल और ओमेगा होता है 2 पाई एल।
ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई है। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती उसी के नीचे लिख लेना वेयर ओमेगा इज 2 पाई है। एफ तो क्वेश्चन में गिवन है और एल भी गिवन है आपको, बस वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं आई आर एम एस, ये कितना हो जाएगा 220 अपॉन रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस को हम क्या ले सकते हैं 0, जो नहीं दिया है वो 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा एक्सएल। और एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ एल, देखो ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो 220 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी दी है 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 44। इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अगला वाला आपको बनाना है, आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे, तो इसका आंसर आपको निकाल लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन हरिका, ये किसकी वैल्यू गिवन है? कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन, वेरी गुड। तो इसको मैं लिख देता हूं C इज इक्वल्स टू 60 माइक्रो। माइक्रो क्या होता है 10 टू द पावर -6, वेरी गुड। मिली होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6। अगर ये भी याद नहीं रहते तो आप उसको लिख सकते हो, आप शीट आपके लिखने के लिए। तो ये दिया हुआ है हमको और ये क्या दिया हुआ है इस कनेक्टेड टू 110 पर टी क्या है, कौन सा वोल्टेज? कुछ लिखा नहीं है तो क्या हो जाएगा ये आरएमएस वोल्टेज। क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 60 हर्ट्ज। ये सारा डेटा आपको गिवन है और क्वेश्चन में फिर से क्या पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा वोल्टेज अपॉन आर लिखनी है जेड, जेड लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर इंडक्टर ये सब लगे हुए हैं, इंडक्टर नहीं है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे जेड। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ई आर एम एस इज इक्वल टू जेड क्या होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। लेकिन सर्किट में ना सिर्फ कैपेसिटर लगा है तो ये दोनों को हम क्या एज्यूम कर लेंगे स्क्वायर से निकट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ एक्ससी। और एक्ससी की वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूला शीट पे देखो 1/ओमेगा सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन ओमेगा कितना होता है 2 पाई है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 और सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 60 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी आपको दिया हुआ है 110, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है ना 110 वोल्ट, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। फिर इसी को समझते हैं। हाँ मैं बोलूँ ना टोटल एनालिसिस के बारे में क्या नाम है मैं बनाने का मन ठीक है, कैपेसिटर की आपको नहीं पता है कितनी स्टोर करता है आपसे और इंडक्टर तो उसकी आप एलाइन करो तो इसमें क्या मतलब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इससे पहले कि जो आपने दो एक्सरसाइजेस की 7.3 एंड 7.4, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये कौन सा बनाएगा आपका क्वेश्चन? पिछले क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था और कुछ लगा है क्या? नहीं। जब भी इंडक्टर लगता है किसी सर्किट में तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल हो जाता है 90। वेरी गुड। तो पावर की फॉर्मूला में cos 90 आएगा तो क्या बन जाएगा 0। वैसे कैपेसिटर जब लगा होता है किसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के कारण वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस 90 डिग्री। तो पावर इज इक्वल टू ई आई cos 90, यानी कि पावर फिर से 0। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हो और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो पावर कंज्यूम कितना होता है एक साइकिल में हमेशा 0। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछली क्लासेस में, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी सर्किट में सिर्फ
इंडक्टर लगा है तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टर और करंट के बीच में देखो ऐसा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो बीसी और आई इनके बीच में भी कितना होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। फर्क क्या है, जब इंडक्टर लगा होता है ना तो वोल्टेज लीड करता है, यानी कि आगे रहता है। इस डायरेक्शन को ना हम बोलते हैं आगे होना, अगर कुछ भी इधर है तो वो आगे है। यहाँ पे देखो करंट से पीछे रह गया वोल्टेज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मान ही नहीं खुद से, ऐसा कहीं से लिख के नहीं आया था जो इधर है वो आगे है। हमने मान लिया ऐसा कि इधर जो होगा ना वो हमेशा आगे है। इन दोनों में देखो कौन इस तरफ है ज्यादा, आई, ये आगे है ये पीछे रह गया। एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, इसके पीछे रह गया वोल्टेज, ये समझने के लिए है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6। तो इसमें तो दोनों के लिए पावर 0 और 0 आ जाएगा। आप लोग समझ गए क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है और एवरेज फॉर्मूला आपको पता है cos फाई। अगला है ऑब्टेन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी क्या निकालना है, रिजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी। अभी शीट में देख के बताओ, ओमेगा आर या एफ आर कुछ भी बोल सकते हो। जो ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ आर, तो एफ आर भी निकाल सकते हो। तो इसमें रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप तो लिखा हुआ है यार, ओमेगा आर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें एल की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसी को याद है, 1/√L into C। देखो आपकी फॉर्मूला शीट है, आपके पास शीट है क्या? हाँ शीट में देखो, एट रिजोनेंस, देखो इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस पे ना फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 1/√L। तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना। देखो एल क्वेश्चन में गिवन है, सी भी गिवन है, बस इनको वैल्यू करना और आंसर करना। ये वाले क्वेश्चन में रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना था ओमेगा आर, और ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है 1/√L C। निकालो लेते हैं इसको, 1/√, L की वैल्यू कितनी लेंगे 2 और C की वैल्यू कितनी लेंगे, यहां से देख के आंसर वैल्यूज पुट करो। बाद जब करेंगे तब कोशिश करें। तो इसका आंसर चाहिए मुझे, आप लोगों को आंसर बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आंसर लिखा आ रहा है ना, आप लोग के पास एनसीईआरटी होगी तो चेक कर लेना क्वेश्चन। व्हाट इज द क्यू वैल्यू, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को क्यू वैल्यू बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर भी कहा जाता है, क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू भी कहा जाता है। ये कैलकुलेशन करना है, इससे आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, डायनामिक्स बढ़ेगी। फटाफट यही देखना चाह रहा हूं, 10 का माइनस 64 इसका स्क्वायर होता है 8 का। हाँ यहाँ पे मैंने क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 10 को माइनस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 10 को माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ लिखो 1/8 का स्क्वायर 10 का माइनस 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कट जाएगा और अंदर क्या बच, बाहर क्या बच जाएगा, 1/8 इतना माइनस 3 और 1/8 क्या होता है 0.125।
और 10 टू का माइनस 3 ऊपर क्या हो जाएगा 10 के पास हमारा उसमें देख के बताओ क्वालिटी फैक्टर की क्या यूनिट आनी चाहिए आपको मुझे आंसर तक पहुंचे क्वालिटी फैक्टर कितना है हाँ देखो क्वालिटी फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला मैंने तो बताया था शीट में लिखा नहीं है मैंने देखी शीट में यहाँ पे तो मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है 1/r√l/c वाला लेकिन एक और बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आके भी आप निकाल सकते हो तो कितनी लग रही क्वालिटी फैक्टर की 25 चलिए अगला क्वेश्चन है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें आर एल सी तीनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है अंशिका कौन सा वोल्टेज गिवन है मैक्सिमम एवरेज या कौन सा एवरेज जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है जिसका कोई नहीं होता उसका आरएमएस होता है तो ये आरएमएस वैल्यू दी है वोल्टेज की ई आरएमएस इक्वल्स टू 200 वोल्ट और आपको आरएलसी तीनों की वैल्यू देगी पूछ रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट तो साइन का मतलब क्या है एक्सएल इक्वल टू एक्स तो मतलब होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप लोगों को याद होगा मैंने झूले वाला एग्जांपल दिया था जिस स्पीड से जिस फ्रीक्वेंसी से झूला मूव कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है झूला जिस स्पीड से चल रहा है ना वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सेम फ्रीक्वेंसी से आपने उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया ये क्या कहलाता है रेजोनेंस कहलाता है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो इतना लंबा चौड़ा लाइन का मतलब क्या है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर पावर निकालो और जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो देखो जो बच्चा 7.9 को सॉल्व करना चाह रहा है ये जो लाइन लिखी हुई है ना उसका मतलब है ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि एक सिस्टम होता है एक सोर्स तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है उसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं जब आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था और आपने जो सप्लाई की है ना वो भी इसी के ऊपर है इसका मतलब है रेजोनेंस कंडीशन ठीक है जो बच्चे इसको भूल सकते हैं वो वहां पे लिख लो जहां पे मैंने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस लिखा है ना उसके ऊपर पे छोटा छोटा लिख लो व्हेन सोर्स एंड सप्लाई आर एट सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स एंड सप्लाई आर एट सेम फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट सर्किट क्या है ये तो हमारा सिस्टम होता है तो सिस्टम और सप्लाई की जब सेम हो जाती है तो रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है चल रहा है देखो आरएनसी तीनों दिया हुआ है ईआरएम आप लोग को दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या इसमें व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर तो देखो रेजोनेंस कंडीशन में सबसे ऊपर ही मैंने क्या लिख दिया है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है इसका मतलब हमारे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी ये कितना हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा और जब आर के बराबर होता है तो हम पावर कैसे निकालें आई स्क्वायर आर एम स्क्वायर बाई आर इस तरीके से हम लोग निकाल देते तो यहाँ पे हमको क्या दिया है वोल्टेज दिया हुआ अरे देखो पावर इज इक्वल्स टू वी आई ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना और आप लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर तो वोल्टेज को आई आर से रिप्लेस कर सकते हैं या यहाँ पे करंट नहीं दिया है वोल्टेज दिया है तो करंट को क्या लिख सकते हैं V बाई आर लिख दो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमारा 200 तो 200 का स्क्वायर अपॉन
सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर है Z R के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल और एक्सी सेम, तो यहाँ पे सीधे मैं रेजिस्टेंस में लिख देता हूँ कितना है 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ 200 इंटू 200 अपॉन 20, समझ में आया? पक्का? देखो इसमें लिखा हुआ था कि जब सिस्टम और सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं था, उसका मतलब है रिजोनेंस की कंडीशन। और जब भी रिजोनेंस की कंडीशन होती है तो उसमें एक्सएल और एक्सटी दोनों बराबर, इसी को रिजोनेंस कहते हैं। अगर किसी सर्किट में ऐसा हो गया है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, ये दोनों सेम है तो ये तो कट जाएंगे, मतलब उस सर्किट का टोटल इंपीडेंस ना रेजिस्टेंस के बराबर ही। और देखो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, और हमको करंट तो पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने क्या लगाया, ओम का लॉ यहाँ पे यूज किया, अभी पाया। सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं, तो हम ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? चलो फिर अगला वाला क्वेश्चन बनाओ। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रेडियो है, ये ट्यून कर सकता है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट। हाँ आपको निकालना है कि कैपेसिटर किस रेंज से किस रेंज का आप यूज कर सकते हैं। आपको पता है ये बैंडविड्थ अलग चीज है, ये बैंडविड्थ है आपका जो वहां से सप्लाई हो रहा है उसका। हम तो वहां पे एसी सर्किट का बैंडविड्थ निकालते थे। यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला इसमें हमको मैक्सिमम करंट कब मिलता है, आई मैक्स, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो, ओमेगा आर। ओमेगा आर देखो आपके यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सारे के सारे चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हम क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कर देंगे ना, जब वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। आप क्या करते हो, अपने उसमें ट्यून करते हो कि नहीं, जो रेडियो होता है उसी में अपने मोबाइल में करके देख लेना, 0.5 करके वो बढ़ता है। अगर मान लो आपको माई एफएम सुनना है, माई एफएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 94.3। अब क्या है, इतनी फ्रीक्वेंसी आपका सिस्टम रिसीव कर रहा है, लेकिन आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी खुद की कितनी है, 90 है। तब सिस्टम और सोर्स दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो क्या वो रिजोनेंस कंडीशन है? नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको सेम करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, इसको बढ़ाते चले जाओगे 91, 92, 93। तो देखो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही आप 94.3 मतलब सोर्स और सिस्टम दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई, देखो मैक्सिमम करंट मिलता है। और मैक्सिमम करंट मिलता है तभी हमारा सिस्टम जो है ना रेडियो को काम करता है, और उसको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई उसी को वो सुनाना शुरू कर देता है। तो देखो हम अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को सर चेंज कैसे करें, हमको क्या कंडीशन पे पहुंचना है, ओमेगा आर कंडीशन पे पहुंचना है। और ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/LC। तो हम क्या करते हैं, या तो सी को कांस्टेंट रख के एल को चेंज करेंगे, या एल को कांस्टेंट रख के सी को चेंज करते जाएंगे। देखो ये माई एफएम की फ्रीक्वेंसी 94.3 है, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। मैं अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगा, 94.3 कर दूंगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तो ये वाला सिग्नल रिसीव होने लगेगा। तो मैं अपने सिस्टम की रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा। ये क्या बोल रहा है कि आपको कैसे चेंज करना है, कैपेसिटर को बदल के। इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ दिस मच, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। ये बोल रहा है कि कैपेसिटर को चेंज कर करके आपको यहाँ पे पहुंचना है। तो देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी इसको क्या रिसीव करना है, 800 किलोहर्ट्ज की। तो 800 किलोहर्ट्ज को रिसीव करने क्या रख दूं यहाँ पे, भाई इसको ओमेगा आर लाना है, और ओमेगा आर कितना लेके आना है, इसको रिसीव करने के लिए इतने किलोहर्ट्ज लेके आना है। भैया ये तो आ रहा है बाहर से, ये आप अपने सिस्टम को ऐसा बनाओ कि ये भी कितना हो जाए, 800 किलोहर्ट्ज। कैसे होगा, एल की वैल्यू आपको पता है, आपको सी ऐसा रखना है कि 8000 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। बस दोनों का इक्वेट कर दो, सी की वैल्यू निकाल दो। जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ।
कि देखो बाहर से जो सिग्नल आता है ना वो मान लो 94.3 पे आ रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना वो अभी 90 के ऊपर है, तो हमको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि मेरे सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से अलग है। मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब मैं कैसे सेम कर सकता हूँ? इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास L/C। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम है। भाई इसको चेंज कर दो ना, सी की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। तो मुझे किस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना है? 800 किलो हर्ट्ज पे। और मेरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हमेशा 1/LC होती है। मुझे 800 का सुनना है तो सी की क्या वैल्यू रखूं कि 800 हो जाए? दोनों को इक्वेट कर दो, आपको सी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ से सी की वैल्यू ये 800 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि किलो है, अपॉन 1/L कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ये तो L की वैल्यू है, हमको क्या लिखना है? ओमेगा L लिखना, सॉरी L ही लिखना होता है यहाँ पे L, और यहाँ पे क्या है? C। तो यहाँ से C की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों साइड का पहले मैंने स्क्वायर ले लिया, ये हो जाएगा कितना? 1/, और इसमें सामने हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 2 पाई। ये तो एफ दिया होगा, और इसकी यूनिट होती है एफ। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या, हमारे फॉर्मूले में क्या है? यहाँ पे ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई है। तो यहाँ पे हमको 2 पाई से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कैसे बता रहा हूँ? हमारा सिस्टम जो है, हमको उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1/LC है। पहली फ्रीक्वेंसी इसकी मुझको 800 इंटू 10⁻³ पहुंचाना है। 2 पाई है। इस पहुंचाने के लिए मुझको कैपेसिटर की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी वो आपको यहाँ से बताना है। 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकालो। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू क्या चाहिए इसको? 1200 2 पाई इंटू 1200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1/LC। तो देखो हमारा कैपेसिटर जो है वो वाली फ्रीक्वेंसी से ये वाली फ्रीक्वेंसी तक के रिसीव कर ले, उसके लिए उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? तो यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लो और यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लो, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू वहां से वहां तक के आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से यहाँ तक के रेडियो सुनना है। समझ में नहीं आएगा? कैलकुलेशन कैसे करना है? चलो कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। चलो ये वाले को मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे खाली जगह है। तो देखो इसको ना पहले सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, आखिरी में वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई f इज इक्वल्स टू 1/LC। तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई² f² L। बस यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई² इंटू 1200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देखो 10⁻6 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी कितना है? क्या है? 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, इसकी बात कर लीजिए। तो यहाँ से आपकी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको हम लोग ना C2 नाम दे देते हैं, और यहाँ से जो आएगा उसको हम लोग C1 नाम दे देंगे। तो आपकी कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के चेंज करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से यहाँ तक के चेंज हो जाएगी कारों से, तो आप रेडियो सुन पाओगे। चलो क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया है, पर इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे आप सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला था इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 7.21 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source। L, C और R की वैल्यू आपको गिवन है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है बेटा, मतलब आप क्या निकालोगे? निकालना क्या है आपको? फ्रीक्वेंसी निकालना है ना।
वो भी रिजोनेंस वाली, मतलब क्या निकालना है, ओमेगा आर। क्या निकालने बोला है, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रिजोनेंस, फ्रीक्वेंसी निकालो रिजोनेंस वाली, यानी कि ओमेगा आर निकालो। और ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। आपको एल दिया है, सी दिया है, आप ओमेगा आर निकाल लो, बहुत इजी, फटाफट कैलकुलेशन करो यार। ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू को भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोले का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको हमारे सर्किट का इंपीडेंस यानी कि Z निकालना है और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी कि I0 निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस तो ऐसा देखिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/LC। एल की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 8 5 तो 40, 400 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर 2 है, फिर 10 टू द पावर -6 है, तो क्या हो जाएगा ये 80 इंटू 10 टू द -6। हाँ ये नीचे क्या बच जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -4, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये किसका स्क्वायर है 10 टू द पावर -2। तो इसको हम लोग क्या 1/2 यानी कि 0.5, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 2। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को तो क्या मिलेगा आपको 50। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आपने निकाला क्या है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है रेडियन पर सेकंड। तो इसकी यूनिट वहां पे शीट में लिखते चलो जो जो चीजें मिसिंग लगती है, ठीक? आपने ये फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखेंगे यहीं पे लिखना है, और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी रेडियन पर सेकंड, और एफ की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज या साइकिल पर। तो यहाँ पे यूनिट आ गई रेडियन पर सेकंड, तो इसको निकालने बोला था। अगला इसने बोला है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इंपीडेंस देखो आपकी शीट में होगा उसका फॉर्मूला, यहाँ पे तुम लिख रहे हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस Z इक्वल टू ये, और ये भी फॉर्मूला है। इम्पीडेंस निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला हमको ये दिख रहा है बड़ा इजी वाला। क्या फॉर्मूला है वो, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्या आपको XL और XC निकालना आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो Z इज इक्वल्स टू, देखो रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। क्या क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, कहां से रखोगे ओमेगा, हाँ बिल्कुल यही वाला ओमेगा रखेंगे क्योंकि इसमें बोल दिया है एट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, वही वाले ओमेगा का हम लोग यूज कर लेंगे जो भी निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ओमेगा आर इंटू एल माइनस 1/ओमेगा आर सी। इसको सेपरेट सेपरेट निकाल के यहाँ पुट करना, बहुत कंफ्यूजन होती है। एक्सएल को पहले निकाल लेना, एक्सी को बाद में। हाँ अच्छा हाँ जेड की निकाल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो बच्चों ने मुझे समझाया इस तरह जब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल और एक्सी तो बराबर, वेरी गुड, ऐसे पॉइंट आना चाहिए था कि सर जब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और आप तो पहली लाइन में लिखे हो एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे और जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा आर।
रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में नहीं, मैं ये पता है, पर मैं बाकी इस बात भूल गया। आपको पता है कि सब चार व्यक्ति है ऐसा नहीं, मेरे से स्पीक हो गया सॉरी। तो रिजोनेंस की क्या होता है, एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये, और जिसको यकीन नहीं है सब पे वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप ये दोनों कर जाएंगे। तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे z इज इक्वल टू r होता है, तो डायरेक्ट हम लोग पहले प्रूव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थ्री एलिमेंट्स इन द सर्किट। तीन एलिमेंट कौन कौन से लगे सर्किट में, आर एल सी, तीनों के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस वी एल, और कैपेसिटर के अक्रॉस होता है वी सी। ये निकालना है। आपने ओम का लॉ पढ़ा हुआ है, ओम का लॉ क्या कहते हैं, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टर लगा होता है तब I इंटू आर, जब इंडक्टर लगा है तो I इंटू एक्सएल, और जब कैपेसिटर लगा है तो I इंटू एक्स। सिंपल, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है R, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है एक्ससी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। आरएमएस, अगर ये आरएमएस वैल्यूज निकालना है तो करंट कौन सा रखना पड़ेगा, आरएमएस। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आरएमएस, 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 आरएमएस। अगर बोला होता मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालो, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम करंट रखता। क्या यहाँ पे, इसलिए हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोला। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर के लिए क्या होगा, करंट इंटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने आरएमएस वैल्यूज क्यों लिए करंट की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमको आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। आई नॉट अभी निकाली कहाँ है? अरे भैया आपको देखो क्वेश्चन में ई आरएमएस दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो बोल रहे हैं आई आरएमएस कैसे निकलेगा, तो आई आरएमएस क्या होगा, हमारे सर्किट में वोल्टेज दिया हुआ है और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो रिजोनेंस पे काम कर रहा है। जब वो सर्किट हमारा रिजोनेंस पे काम कर रहा है तो यहाँ Z लिखूं चाहे R लिखूं, बात एक ही। तो यहाँ से आई आरएमएस आ जाएगा। चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि आई आरएमएस हम पहले ही निकाल लेंगे किससे, ई आरएमएस अपॉन आर से। रिजोनेंस है इसीलिए मैंने Z इज इक्वल टू R लिख दिया है। तो यहाँ से ये दिया हुआ था कितना, 230, और ये दिया हुआ 40। 230 डिवाइड बाय 40, ये हमारे आईआरएमएस की वैल्यू है। आर पता है, एक्सएल पता है, एक्ससी पता है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सीधे। तो ये वैल्यूज निकाल लेंगे। Show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। क्या देखो क्या बोल रहा है, show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। हाँ यहाँ पे देखो, हमें अगर इसका बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में अगर करंट है, इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, बी आर। और जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम है तो बी एल और बीसी की भी वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, जीरो। फिर किसके कारण बचेगा, इसके कारण। तो इन दोनों के कारण कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलने वाला, मतलब कोई पावर लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एलसी कॉम्बिनेशन के कारण। क्यों, क्योंकि जितना इसमें पोटेंशियल ड्रॉप था इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अपोजिट डायरेक्शन में था। तो आप लोग इसको लिख लेना, ये वाला डायग्राम बना के, as we can see that
potential drop across inductor and capacitor are in just opposite phase यानी कि एक दूसरे से उल्टे हैं and equal in magnitude so their resultant potential drop will be zero. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर होता, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलता? जीरो. इसने स्पेसिफिकली बोला है एल और सी सर्किट के लिए. आर है लेकिन आर के लिए इसने पूछा, इसने बोला एल और सी, जब दोनों के कारण पोटेंशियल ड्रॉप ही जीरो है तो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या रहता है? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. जब पोटेंशियल ड्रॉप ही दोनों का मिला के जीरो है तो दोनों मिलके एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेंगे? जीरो. तो हमने शो कर दिया डायग्राम के थ्रू. चलिए अगला क्वेश्चन है, अब कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, ये हमको दी हुई है एल की वैल्यू, ये हमको दी हुई है आर की वैल्यू, इज कनेक्टेड टू अ येस. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल? आपको पूछ रहा है और पूछा है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम. तो टाइम लैग का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं. टाइम लैग इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन ओमेगा. यहाँ पे बस ये फॉर्मूला ही बताना है. हाँ बता रहा हूं. एक बात बताओ, आप और आपका दोस्त दोनों सेम मतलब अलग अलग टाइम पे घर से निकलते हैं. आपकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड और आपका दोस्त जो है आपसे 10 सेकंड बाद घर से निकला, मतलब वो कितना पीछे होगा? 50 मीटर पीछे होगा, क्योंकि 10 सेकंड में आप कितना दूर जा चुके हैं? 50 मीटर. तो आपने यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे. या अगर मैं आपसे बोलूं आपका जो दोस्त है ना भाई आपसे 100 मीटर पीछे है, बताओ आपसे कितना देर बाद निकला होगा? कैसे निकाले? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड. तो ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड. तो जैसे आपने ये फॉर्मूला निकाला था उससे पहले ये निकाल दिया. ये क्या है? रेडियन. और क्या? रेडियन पर सेकंड. रेडियन से रेडियन कट गया, सेकंड पर चला. टाइम लैग. हाँ टाइम लैग कि कितनी देर के बाद करंट चालू हो रहा है. दोनों आगे पीछे चालू होते हैं, कितनी देर के बाद दूसरा चालू हो रहा है. ये जितना उनके बीच में फेज डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जो उनकी एंगुलर स्पीड है. फॉर्मूला कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने ऐसे करके निकाल लिया है. बस आपको याद रखना है टाइम लैग क्या होता है? पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अंशिका आप बताएंगे मुझे यहाँ पे मैक्सिमम करंट इन द कॉइल. एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस पावर. लेकिन जिस सर्किट में एल और सी लगे रहते हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है जेड. हाँ तो P इज इक्वल टू आई जेड. बस वोल्टेज गिवन है, जेड पता है, आई निकालना होता है. करना यही हो ना. फिर टाइम लैग का फॉर्मूला आपकी शीट में निकलेगा. क्या करेंगे?
नोट करेंगे। सीधे ओमेगा निकालो, आपको भाई जब एफ की वैल्यू दी है मतलब ओमेगा दिया है 2 पाई, तो कहां थीटा था, तो जो 2 पाई है सबको ऊपर पाई चल जाएगा। पाई निकालने के लिए फॉर्मूला होगा आपके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ बना है नीचे tan phi x - x upon r, वहां से हम लोग पाई निकाला था। दूसरा मैक्सिमम करंट जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, आरएमएस होता है, वोल्टेज आरएमएस है, तो आपका करंट कौन सा आया होगा, आरएमएस आया है, तो आप मैक्सिमम का नाम ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो कितना इजी लग रहा है वो, तो बच्चे इसमें यही गलती कर, अच्छा वोल्टेज दिया है भाई, अगर आपको आई नॉट निकालना है, अगर आपकी इच्छा है, भाई आपको यहाँ पे ई नॉट रखना पड़ेगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई जेड, पर क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस है, और हमको पता है ई नॉट कितना होता है, √2 इंटू ई आरएमएस। ई आरएमएस क्या होता है, ई नॉट अपना √2 ना, मैंने ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाई जेड। कितने बच्चों ने ये चीज को सेंस पहले कर लिया था, कर लिए, तो ऐसी सिली मिस्टेक होती है, क्लास में कर लो जो करना है। तो यहाँ से आई नॉट हम ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद बोला है व्हाट इज द टाइम लैग, तो टाइम लैग के लिए हमको पाई चाहिए होगा, और पाई होता है क्या, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स। यहाँ पे आपको पूरा वैल्यू तक नहीं पहुंचना है, तो चाहते हैं कि बस आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, जहां तक सॉल्व हो रहा है, नहीं हुआ तो tan इनवर्स के टर्म्स में लिख के छोड़ के आ गए। हाँ, बस वो ये चाहता है आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं, बस उसको नहीं मतलब है वैल्यू को, मतलब है इस फॉर्मूले से। तो बच्चा बोलेगा सर tan इनवर्स अब ये कैसे निकालूं मैं, अरे मत निकालो, बिना कैलकुलेटर के वो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ वहां छोड़ देना है जहाँ पे कैलकुलेटर के बिना नहीं बन सकता, आपने फॉर्मूला लगा दिया उसको वही चीज, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक्सेल और एक्ससी बच्चे निकाल सकते हैं। क्या तैयारी करना है, मुझे यहाँ पे पिक्चर चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये जहां तक के सॉल्व हो वहां तक के हुआ, बस इसमें हमको ये फॉर्मूला दिखाना था चेक करने वाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट कंटेनिंग 80 मिलियन इंडक्टर एल दिया है, सी दिया है, और कैपेसिटर इन द सीरीज इज कनेक्टेड टू ये, तो इसमें एल और सी है, connected to 230 volt 50 hertz supply, the resistance of the circuit is negligible, R की वैल्यू 0 है, अच्छी बात। obtain the current amplitude and RMS value, amplitude यानी मैक्सिमम, हाँ 10 इनवर्स, हाँ 90, हाँ वही आ रहा है। एक्सेल और एक्ससी
then upon R is XL of pi T by pi आ रहा है और R is 100 दिया है तो पाई होता है एक 1.5 समझ जाएगा नहीं तो XL की वैल्यू निकाल ली हाँ 2 बाई 50 एल तो एल की वैल्यू कुछ भी 50 पाई है और एक्स कितना आया XC की दी का XC की XC का XC क्वेश्चन में क्या technical standard of this metric. Technical standard value क्या होती है? हाँ वो मतलब तू कहाँ तू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ तो आएगा क्या आंसर? अच्छा 10 पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं है 10 बस बात आ गई है 10 पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड 10 इनवर्स पाई बाई 2 की कुछ वैल्यू आएगी चलो एक सर्किट है जिसमें एल और सी लगे हुए हैं और इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है वोल्टेज आपको दिया है जिसका कोई नहीं होता उसका आरएमएस होता है तो ई आरएमएस दिया हुआ है 230 वोल्ट अब इसमें निकालना है हमको क्या आई नॉट की वैल्यू और आई आरएमएस की वैल्यू बोला इसमें करंट निकालना है आपको करंट की एम्पलीट्यूड और आरएमएस वैल्यू है नेक्स्ट वन क्या बन जाएगा भाई सर हमको दिया हुआ है वोल्टेज ई आरएमएस इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट अब इसमें बोला आई नॉट निकालो ठीक है तो मैं क्या निकालूंगा इसमें ई नॉट अपॉन जेड यार जेड की वैल्यू हमको जरूरत पड़ने वाली है तो जेड को पहले ही निकाल लेते हैं जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर क्योंकि आर की वैल्यू 0 है इसको भी कट कर दिया तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया एक्सएल माइनस एक्स तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेना एक्सएल और एक्ससी यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट आ जाएगा और आई आरएमएस अगर आपको निकालना है तो ये तो आप निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी इसमें क्या करना √2 से डिवाइड कर देना तो आई आरएमएस आ जाएगा फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या है आपको पूछा है करंट की वैल्यू करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस अब सर्किट में जब आर की वैल्यू है ही नहीं एल और सी है तो इंपीडेंस किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर होगा बस इस वैल्यू को निकालो एक्सएल और एक्ससी को सेपरेट सेपरेट निकालो वैल्यूज को निकालो और वहां पे पुट करो इसका आंसर निकाल के बताऊंगा तो जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी फास्ट होती जाएगी आपकी कैलकुलेशन एल की वैल्यू एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल हाँ सबसे पहले तो आपको जेड की वस्तु ये पता है ना एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल यानी कि 2 पाई एल इनटू एल डिफरेंशियल क्वेश्चन में गिवन है 50 देखिए 50 रखना इसकी जगह 80 ये भी ऐसा कितना 2 पाई 3 इनटू 50 इनटू 10 से पावर पाई और ओमेगा सी क्या होता है 1/8 बाई सी ठीक है ओमेगा 1/2 पाई इनटू 50 इसका जो 60 इनटू 10 to the power 9 एक्स और एक्स को सेपरेट करना निकालते हैं ना कुछ आंसर है प्रति बता दो आई नॉट वैल्यू नहीं बिना पिक्चर में देख लो वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी जेड की वैल्यू कितनी आई पहले ये बताओ किसी की पाई होगी
यानी कि ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, यानी कि 2 पाई 50 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 1 अपॉन 2 पाई 50 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से आपको z की कुछ वैल्यू मिली है। ये जहाँ तक निकल गया निकल गया। तो निकाल लेना मैं। Thank you. अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करो। 7.21 जिनको ये समझ में आ गया जो बना सकते। उसके बाद हमको निकालना है क्या, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। पिछले पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं वीआर वीएल और वीसी की वैल्यू, तो वैसी देख के वहां से निकाल लेते। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। इंडक्टर को कितना एवरेज पावर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जीरो रहेगा। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, ये भी जीरो रहेगा क्योंकि पीछ एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट। एवरेज इंप्लाइज एवरेज ओवर वन साइकिल। जब इंडक्टर में लिया कैपेसिटर में लिया तो किसमें लिया होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस में। तो आप लोग निकाल सकते हो पावर इज इक्वल टू v * i या i स्क्वायर r या v स्क्वायर बाय r। ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो फिर कोई पावर नहीं लिखा है, नहीं ERMS IRMS और उनके बीच का हमको पाई निकालना पड़ेगा। अच्छा उसमें भी तो नीचे आर की वैल्यू 0 है, तो एवरेज पावर 0 है। तो रेजिस्टेंस से नहीं पूरे सर्किट में तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा 0। चलो अगला क्वेश्चन, पर हमको ट्रांसफार्मर को बनाना है आज में। Obtain the resonant frequency and quality factor of a series LCR circuit। L की वैल्यू पता है, C की पता है, R की पता है। It is designed to improve the sharpness of ये देखिए ना अनडिफाइंड पावर ही यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ द सर्किट। जैसे होता है ना स्क्वायर रूट इक्वल टू टाइम निकाले तो प्लस माइनस का नेगेटिव का इंटीग्रेट करना। इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ सर्किट। एक बात बताओ, हमने क्वालिटी फैक्टर के कर्व बनाए थे। एक कर्व मैंने बनाया था ऐसा वाला, ये ज्यादा अच्छा है कि ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है? दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है, जितना शार्प होगा उतना अच्छा है। देखो इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिख रहा है, इसका यही मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर में इसको डबल करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी हाफ मैक्सिमम वैल्यू को आपको रूट मतलब 2 टाइम्स करना है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर को इसको डबल करना है, तो इसको आप क्या सजेशन दो बताओ। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखो, इसमें देखो, हाँ मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया था क्वालिटी फैक्टर का, वो क्या था, VL अपॉन VR या VC अपॉन VR। आप VL को क्या लिख सकते हो, I0 XL अपॉन I0 R। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, XC अपॉन I0 R। I0 से I0 कट गया, I0 से I0 कट गया। फॉर्मूला क्या बचा, XL अपॉन R XC अपॉन R। नहीं तो ये जो भी क्वालिटी फैक्टर आ रहा है उसको डबल करना चाहता है, तो बताओ यहाँ से क्वालिटी फैक्टर को डबल कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूले को देखो, या तो इम्पीडेंस को डबल कर दो यार, या तो फिर आपके रेजिस्टेंस को आधा कर दो। दोनों में से कोई भी तरीका अपना। ज्यादा इजी तरीका कौन सा होता है, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। तो आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस को आधा कर दो, आपका क्वालिटी फैक्टर अपने आप डबल हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्वालिटी फैक्टर चला जाएगा। तो आप लोग लिख देना कि रेजिस्टेंस को आधा कर दो, आपका काम हो जाएगा। लिख देंगे
अगला क्वेश्चन, अब पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट इतना वोल्ट, इनपुट पावर एट इतना वोल्ट, ये क्या दिया हुआ है? करंट नहीं, क्या दिया हुआ है ना, ईपी दिया हुआ है। क्योंकि क्या बोला है, फीड्स इनपुट पावर, इनपुट की जगह पे आपको क्या लेना है, ये आपको दिया हुआ है इनपुट साइड का वोल्टेज कितना 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब आगे जाके वोल्टेज कम होने वाला है और कहां तक के पहुंच जाएगा वोल्टेज हमारा 230 तक के। तो सेकेंडरी से हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 230 का वोल्टेज मिलेगा। अब ये पूछ रहा है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में 4000 टर्न्स है, तो एनपी की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी, 4000। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, यानी कि आपको ये एनएस की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोगों ने शीट में तो नहीं लिखा था, कोई फॉर्मूला लिखा था मैंने, उसमें एक चीज रिक्वायर्ड थी ना कि ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। तो आप लोग लगा दो ईपी बाई एनपी इज इक्वल्स टू ईएस अपॉन एनएस, this by this equal to this by this, या this by this equal to this by this, एक ही बात। तो फॉर्मूला लगाओगे, चारों में से एक अननोन है, तुरंत आपको पता चलेगा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसको छोड़ो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब समझने के लिए, ये एग्जाम में पूछा नहीं है, इस सैंपल पेपर में एक बार बस आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करना। देखो दो ट्रांसफार्मर लगेंगे, एक ना ये पावर हाउस है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होगा, और ये हमारा टाउन है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होगा। हमारे मोहल्ले के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, तो ट्रांसफार्मर देखो यहाँ से वहां तक के हमको पावर भेजना है, जहां पावर बनता है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है, वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं। इसका रीजन आपको इसके सॉल्यूशन में पता चल जाएगा कि क्यों हम वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं। तो यहाँ पे देखो एक आपका ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो इधर नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है, मतलब इधर वोल्टेज बढ़ गया। अब ये हाई वोल्टेज पे जा रहा है पूरा वोल्टेज, हमारा पावर, कि पूरा का पूरा पावर हाई वोल्टेज पे यहाँ पे पहुंच गया। अब लेकिन हमारे घर में तो हमको छोटा वोल्टेज पे पावर चाहिए, ये बना दिया। प्लांट में बना कम वोल्टेज पे, उसको आपने ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसका वोल्टेज बढ़ा दिया और इस हाई वोल्टेज को यहाँ पे पहुंचाया। और टाउन के जस्ट पहले, टाउन को पता है 220 वोल्ट चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये देखो आपने यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगाया है जो कि 4220 वोल्ट, मतलब यहाँ पे लिखना है 4220 वोल्ट, मतलब 4000 से जो 220 पे पहुंचा है। क्वेश्चन को पढ़ लो। The town gets power from the line through a 4220 volt step down transformer, मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो 4000 से 220 पे पहुंचा है। अब देखो हमारे जो टाउन है इसको जरूरत कितने पावर की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 800 किलोवाट पावर हमको चाहिए, यानी चाहिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई लॉसेस वगैरह दिया है, कोई लॉस नहीं किया, मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, जितना इसको पावर मिलेगा उतना ही पावर दे देगा। अब देखो हमारी ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ तक कि इसके पास कितना पावर आया होगा, 8000 आया होगा, तभी उसने 8000 दिया है। तो यहाँ पे पावर है 8000 किलोवाट। देखो पावर पता है और वोल्टेज पता है, P इज इक्वल टू VI, तो आपको यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट पता चल जाएगा, यहाँ कितना करंट आया होगा। पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो P इज इक्वल टू V इंटू I, इससे हमको पता चल गया कि कितना करंट दौड़ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने ट्विस्ट दिया है कि यहां से लेके यहां तक की जो वायरिंग है वो 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर, और हर किलोमीटर पे वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है 0.5 पर किलोमीटर। तो बताओ टोटल वायरिंग में कितना रेजिस्टेंस, 1 किलोमीटर में 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये लाइन हमारी 15 किलोमीटर की, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, गलत।
लाइन एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। करंट आएगा और करंट जाएगा, तो दोनों हम काउंट करना होगा। कभी आपने घर में किसी अप्लायंस में एक तार लगाया है? एक तार लगाओगे तो एक साइड का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, दो वायर लेके जाते हैं ना, आपको रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, डबल, क्योंकि सिर्फ 15 किलोमीटर नहीं है, 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 + 15 30 × 0.5 यानी 15 ओम। इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करते हैं। हाँ, चलिए तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। मैं एक शीट आप लोग से फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना खुद से। आप लोग चाहो तो यहाँ भी बैठ के डिस्कस कर सकते हो, तो नहीं बनेगा वो मुझसे पूछना, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। टेस्ट आपका कब रहेगा, बुधवार को, आपकी मैथ्स की क्लास के बाद आप लोग टेस्ट देना घर जाना, ठीक। चलिए, थैंक यू बच्चों।